हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अजय मोहन बिष्ट नाम का उत्तराखंड का एक आम लड़का आधुनिक शिक्षा लेने के बाद गोरखनाथ मठ का महंत बनता है। हाँ, और फिर यूपी जैसे विशाल राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता के एकदम शीर्ष तक पहुंचता है। तो एक लीडरशिप या नेतृत्व की केस स्टडी के तौर पर ना ये जर्नी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। हाँ, क्योंकि एक सन्यासी की जीवन शैली से सीधा प्रशासन में आना कोई आम बात नहीं है। वही तो, मतलब जहां इंसान सब कुछ त्याग देता है, वो चीज एक विशाल और कॉम्प्लेक्स सरकारी मशीनरी को चलाने के काम कैसे आ सकती है। इसी को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों को देखना होगा। उत्तराखंड की उन्हीं पहाड़ियों से शुरू होता है जहां उनका बचपन बीता। बिल्कुल। और उनका शुरुआती जीवन किसी भी आम मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे जैसा ही था। मतलब उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और उसके बाद साइंस में ग्रेजुएशन किया। अच्छा, साइंस में? हाँ, उन्होंने मैथ्स यानी गणित में बीएससी की डिग्री ली। ये एक बहुत ही तार्किक और मॉडर्न एजुकेशन वाला बैकग्राउंड है। और यहीं पर मुझे सबसे बड़ी हैरानी होती है। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब देखिए ना, एक युवा है जो साइंस और मैथ्स पढ़ रहा है, जिसके पास एक मॉडर्न लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन फिर अचानक वो सब कुछ छोड़कर नाथपंथी भिक्षु बन जाता है और सीधे गोरखनाथ मठ चला जाता है। हाँ, ये ट्रांजिशन सच में बहुत दिलचस्प है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब एक तरफ साइंस की दुनिया है और दूसरी तरफ मठ का वो बेहद सख्त, प्राचीन और आध्यात्मिक अनुशासन। ये दोनों चीजें एक इंसान के दिमाग में एक साथ काम कैसे कर सकती हैं? ये बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। और यहीं पर लोग अक्सर सन्यास को समझने में गलती कर बैठते हैं। देखिए, जब हम मठ शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। हाँ, एक आम धारणा तो यही है ना। लेकिन गोरखनाथ मठ का इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये मठ अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन है। मतलब वो सिर्फ पूजा पाठ वाला रूटीन नहीं था वहाँ? बिल्कुल नहीं। इस मठ के साथ कई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जुड़े हुए हैं। तो एक महंत के रूप में उनकी दिनचर्या में सिर्फ आध्यात्म ही शामिल नहीं था। तो और क्या-क्या जिम्मेदारियां होती थी? उन्हें सुबह जल्दी उठकर पूजा करने के बाद बाकायदा जनता दरबार लगाना पड़ता था, जहां रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जमीनी समस्याएं लेकर आते थे। ओह अच्छा, मतलब सीधा पब्लिक इंटरैक्शन। बिल्कुल। इसके अलावा मठ से जुड़े इतने सारे संस्थानों का प्रशासन और मैनेजमेंट भी देखना पड़ता था। तो एक तरह से ये तो पूरी प्रशासनिक ट्रेनिंग ही हो गई। हाँ, आप इसे एक तरह की प्रशासनिक ट्रेनिंग ही मान सकते हैं। और चूंकि वो पहाड़ों से आते थे, जहाँ जीवन वैसे ही बहुत कठिन होता है, उस पहाड़ी बैकग्राउंड ने उनके अंदर एक नेचुरल ग्रिट यानी दृढ़ संकल्प पहले ही डाल दिया था। सही बात है। पहाड़ों का जीवन तो वैसे भी बहुत मेहनत मांगता है। एकदम। और मठ के उस कठोर अनुशासन ने बस उस फिजिकल और मेंटल ग्रिट को पॉलिश करने का काम किया। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब पहाड़ की कठिनाइयों और मठ के अनुशासन ने मिलकर एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार कर दिया जहां उन्हें रोजमर्रा के मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल अनुभव मिल रहा था। हाँ, और पब्लिक डीलिंग का भी। लेकिन फिर भी एक मठ का मैनेजमेंट देखना और भारत की चुनावी राजनीति में उतरना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। वही तो, सन्यास का तो मतलब ही यही माना जाता है कि इंसान को चुनाव, सत्ता, राजनीति, इन सब सांसारिक चीजों से कोई मोह होना ही नहीं चाहिए। हाँ, आमतौर पर हम सन्यास को ऐसे ही देखते हैं। लेकिन किताबें बताती हैं कि वही सन्यासी गोरखपुर से एक दो बार नहीं, बल्कि लगातार 5 बार सांसद चुना जाता है। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का भी गठन किया। बिल्कुल। लगातार 5 बार जीतना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मुझे बस ये समझ नहीं आता कि एक आध्यात्मिक इंसान इस भारी चुनावी उथल-पुथल और कीचड़ उछालने वाली राजनीति के बीच खुद को बैलेंस कैसे करता है? सन्यास का मतलब हमेशा पहाड़ों में जाकर छिप जाना नहीं होता। तो फिर इसका क्या मतलब है? सन्यास का एक मतलब ये भी है कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने लालच या अपने परिवार को आगे बढ़ाने की इच्छा को पूरी तरह से छोड़ दें। ओके, ताकि समाज के लिए काम कर सके। एकदम सही। ताकि आप बिना किसी डर या पक्षपात के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को उठा सकें। रुकिए, मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्योंकि देखिए, जब हम एक मठ की बात करते हैं ना, तो वो एक तरह का इको चेम्बर होता है।
मतलब महंत जो कहता है वो अंतिम सत्य होता है। हाँ, वहाँ आदेश चलता है। वही तो, वहाँ कोई उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठाता। एक तरह से वो बहुत अथॉरिटेरियन या सत्तावादी ढांचा है। हाँ, लेकिन लोकतंत्र या डेमोक्रेसी तो बिल्कुल अलग चीज है ना। बिल्कुल। लोकतंत्र में तो सबकी सुननी पड़ती है। हाँ, यहाँ विपक्ष होता है, मीडिया आपसे तीखे सवाल पूछता है, आपको लोगों के बीच जाकर आम सहमति यानी कंसेंसस बनाना पड़ता है। तो मठ का वो जो एक तरफा कमांडिंग कल्चर है, वो लोकतंत्र की इस अराजकता के साथ टकराया नहीं। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। और सच कहूं तो शुरुआत में ये टकराव हुआ भी था। होना ही था। दोनों व्यवस्थाएं इतनी अलग जो हैं। हाँ, क्योंकि एक मठ के प्रमुख के रूप में आपको सिर्फ आदेश देने की आदत होती है, लेकिन एक सांसद के रूप में और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में आपको लोगों को सुनना पड़ता है। तो ये बदलाव कैसे आया? कि कैसे वो पहाड़ियों के शर्मीले लड़के से एक ऐसे नेता में बदले जिसे हर वर्ग और हर गुट को साथ लेकर चलना था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। लेकिन उन्हें जो चीज़ सबसे अलग बनाती थी वो था उनका कोई पॉलिटिकल बैगेज ना होना। पॉलिटिकल बैगेज मतलब परिवारवाद जैसी चीजें। हाँ, जब आपके पीछे कोई परिवार नहीं है जिसे आपको अमीर बनाना है, या कोई ऐसा बिजनेस एम्पायर नहीं है जिसे फायदा पहुंचाना है, तो विपक्ष के लिए आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे हाँ, ये बात तो है। और यही वो चीज़ थी जो उन्हें विरोधियों के हमलों के बीच भी हमेशा एक मॉरल हाई ग्राउंड देती थी। ये बात बहुत लॉजिकल लगती है। मतलब जब खोने के लिए कुछ पर्सनल है ही नहीं, तो इंसान ज्यादा निडर खोकर फैसले ले सकता है। बिल्कुल। और यही सफर उन्हें 2017 में लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय तक ले जाता है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। बिल्कुल। पर मैं सोच रहा था कि जब वो सत्ता के एकदम शीर्ष पर पहुंचे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके शुरुआती फैसले कैसे थे? उनके शुरुआती फैसलों ने तो ना पूरी ब्यूरोक्रेसी को हैरान करके रख दिया था। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने? मुख्यमंत्री बनते ही जो सबसे पहला काम कोई भी आम राजनेता करता है, जैसे नई लग्जरी गाड़ियां ऑर्डर करना या अपने ऑफिस का रेनोवेशन करवाना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। पावर में आते ही लोग अपना रुतबा दिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वो सब करने से साफ मना कर दिया। अरे वाह! और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऑफिस में अधिकारियों को एक साधारण से भगवा तौलिए का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। एक मिनट, मुझे उस तौलिए वाली बात का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और समझाइए। दरअसल होता क्या है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत ही महंगी और शानदार होती है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस कुर्सी पर बस एक सादा सूती भगवा तौलिया बिछा दिया जाए। बस एक तौलिया? हाँ। इतनी बड़ी कुर्सी पर? हाँ। और ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये पूरी नौकरशाही के लिए एक साइकोलॉजिकल मैसेज था। मैसेज? कैसा मैसेज? ये बताना कि सत्ता की ये कुर्सी आराम करने या अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए है। क्योंकि देखिए, यूपी की नौकरशाही दशकों से एक खास तरह के वीआईपी कल्चर की आदी हो चुकी थी। वो तो है, लाल बत्ती वाला कल्चर। बिल्कुल। अब जब राज्य का मुखिया ही वीआईपी सुख सुविधाएं लेने से मना कर दे, तो किसी भी डीएम या सेक्रेटरी के लिए लग्जरी की डिमांड करना मनोवैज्ञानिक और नैतिक रूप से लगभग असंभव हो जाता है। ये तो बहुत पावरफुल तरीका है इस सिस्टम को सुधारने का। यूपी में एक 40 साल पुराना कानून था, जिसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों का जो इनकम टैक्स होता था, वो सरकार भरती थी। क्या बात करें, सरकार भरती थी? हाँ, मतलब टैक्स पेयर का पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है, और उसी खजाने से नेताओं का पर्सनल इनकम टैक्स भरा जा रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और कितनी हैरानी की बात है कि 40 साल तक ये सब पूरी तरह से लीगल था। और किसी ने इस पर पहले सवाल नहीं उठाया? नहीं, लेकिन सुनने में भले ही अजीब लगे, ये भारत की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई थी। और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही इस 40 साल पुराने कानून को एक झटके में खत्म कर दिया। ये फैसला लेना तो बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। अब सोचने वाली बात है, इस कानून को खत्म करने का मतलब है कि आप अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों की जेब पर कैंची चला रहे हैं। मंत्री तो पक्का नाराज हुए होंगे। जाहिर सी बात है, लेकिन इसका पब्लिक परसेप्शन बहुत जबरदस्त था। इससे जनता में ये साफ मैसेज गया कि अब शासक और शासित के बीच के वो पुराने सामंती नियम टूट रहे हैं। मतलब अब सबको एक समान देखा जाएगा। हाँ,
अब मंत्रियों को भी एक आम सरकारी कर्मचारी की तरह अपनी सैलरी से अपना टैक्स खुद ही भरना होगा। तो व्यक्तिगत सादगी, तौलिए का इस्तेमाल और अपना टैक्स खुद भरना, ये सब बातें सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगती हैं। हाँ, कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कोई छोटी मोटी पंचायत नहीं है। ये इतना बड़ा राज्य है कि अगर ये एक अलग देश होता ना, तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। बिल्कुल, इसकी आबादी और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। वही तो, इतनी विशाल और जटिल व्यवस्था को सिर्फ आदर्शों, अच्छी बातों और सादगी से तो नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए तो आपको सिस्टम के एकदम अंदर घुसकर पेंच कसने पड़ते हैं, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। उनके एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक सुधारों के बारे में क्या बताती हैं? आपने बिल्कुल सही जगह पर फोकस किया है, क्योंकि सादगी तो सिर्फ एक टूल थी। असली काम तो जमीन पर लॉ एंड ऑर्डर को बदलना था, जो कि यूपी में हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कि उन्होंने सुरक्षा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से काम किया। अच्छा, तो सुरक्षा में क्या बदलाव किया? सुरक्षा के मामले में यूपी में हमेशा से बाहुबलियों और माफियाओं का एक बहुत गहरा नेक्सस रहा है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। मतलब पुलिस को खुली छूट दे दी गई? बिल्कुल, पुलिस को खुली छूट दी गई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ना एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए, जिन पर काफी डिबेट भी हुई थी उस वक्त। हाँ, मुझे याद है न्यूज में बहुत चर्चा थी इसकी। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ना कैसे को लेकर है। कैसे? मतलब देखिए, हर सरकार चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे, हम माफियाओं को खत्म करेंगे। हाँ, वादे तो सब करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं ना, तो वही ब्यूरोक्रेसी, वही भ्रष्ट सिस्टम उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। उन्होंने ऐसा अलग क्या किया कि वो इस सिस्टम को बाईपास कर पाए? इसका जवाब फिर से ना उनके उसी सन्यासी बैकग्राउंड से जाके जुड़ता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब किसी नेता को चुनाव जीतने के लिए उन बाहुबलियों की फंडिंग, उनके बाहुबल या उनके वोट बैंक की जरूरत ही नहीं होती, तो वो उन पर बेझिझक कार्रवाई कर सकता है। ओ, मैं समझा। हाँ, पिछली कई सरकारों के हाथ इसलिए बंधे होते थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हीं माफियाओं के सपोर्ट पर टिकी होती थी। यहाँ वो मजबूरी थी ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज थी वो थी शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा में क्या सुधार हुआ? यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया वो एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, मैंने भी सुना है कि यूपी में परीक्षा में पास कराने का एक पूरा चीटिंग सिंडिकेट चलता था। हाँ, और वो सिर्फ कुछ छात्रों का पर्ची लेकर जाना नहीं था, वो करोड़ों रुपए की एक पूरी इंडस्ट्री थी। बाकायदा परीक्षा केंद्र बिकते थे। बाप रे, इतना बड़ा स्कैम! बिल्कुल। किताबें बताती हैं कि जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए और नकल माफियाओं पर क्रैकडाउन किया, तो लाखों छात्रों ने परीक्षा ही छोड़ दी। लाखों छात्रों ने? ये तो दिखाता है कि सिस्टम अंदर तक कितना खोखला हो चुका था। एकदम। उनका तर्क साफ था कि अगर हम मेरिट आधारित यानी योग्यता के आधार पर एजुकेशन नहीं देंगे तो हम एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता को ही भ्रष्ट कर रहे हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है। और इन सब के बीच ना जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, उस मोर्चे पर तो बहुत काम हुआ है। यूपी को एक एक्सप्रेसवे स्टेट में बदलने का पूरा जोर लगा दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और इसके अलावा सबको बिजली योजना के तहत हर गांव तक इलेक्ट्रिफिकेशन करना। और वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज वाला प्रोजेक्ट भी। हाँ, क्षेत्रीय विकास के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रोजेक्ट। मतलब जब मैं इन प्रोजेक्ट्स के स्केल को देखता हूँ ना, तो मैं सच में सोच में पड़ जाता हूँ। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स बहुत विशाल हैं। यूपी में 75 जिले हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन ढूंढना, टेंडर पास करना, ठेकेदारों से काम निकलवाना और बिना भ्रष्टाचार के समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना, ये तो किसी भी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक दुस्वप्न या नाइटमेयर जैसा है। बिल्कुल आसान काम नहीं है ये। तो क्या यहाँ भी वो मठ वाला, कमांड सेंटर वाला माइंडसेट काम आया? बिल्कुल, 100%। ये सारे प्रोजेक्ट्स कोई हवा में नहीं बने हैं। आपको याद होगा हमने शुरुआत में जिस ग्रिट और अनुशासन की बात की थी, वो यहाँ सबसे ज्यादा काम आया। वो पहाड़ी दृढ़ संकल्प। हाँ,
जब आप इतने बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते ना, तो आपको हर रोज लाल फीताशाही, फाइलें रुकने और अधिकारियों की सुस्ती का सामना करना पड़ता है। सरकारी काम तो वैसे भी धीरे ही होता है। वो खुद प्रोजेक्ट्स की माइक्रो मॉनिटरिंग करते थे। खुद मॉनिटरिंग करते थे। हाँ, वो मठ का अनुशासन ही था जिसने उन्हें एक ऐसा वर्कहोलिक बना दिया जो दिन में 16 से 18 घंटे काम कर सकता था। वो बिना थके अधिकारियों की मीटिंग्स लेते थे, साइट विजिट करते थे। बाप रे, 16-18 घंटे? बिल्कुल। अब सोचने वाली बात है, जब बॉस इतना एक्टिव हो तो नीचे के सिस्टम को तो अपने आप दौड़ना ही पड़ता है। उनका यही सन्यासी अनुशासन उनके इस विकास मॉडल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इंजन बन गया। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटने की कोशिश करें तो ये महज एक इंसान के मुख्यमंत्री बनने की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी असाधारण यात्रा है जो हिमालय की शांत पहाड़ियों से शुरू होकर गोरखनाथ मठ के आध्यात्मिक और प्रशासनिक ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरती है। बिल्कुल। और फिर भारत के सबसे मुश्किल राज्य की सत्ता के केंद्र में जाकर एक नई तरह की कार्य संस्कृति स्थापित करती है। बिल्कुल। ये पूरी कहानी लीडरशिप को समझने का एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे किसी का पूर्व अनुभव भले ही वो राजनीति से कितना भी दूर क्यों ना हो, जैसे कि एक भिक्षु का जीवन, हाँ, जब वो सत्ता में आता है तो वो अपना खुद का एक एकदम यूनिक मॉडल तैयार कर सकता है। एकदम सही। ये एक बहुत ही सॉलिड केस स्टडी है जो ये साबित करती है कि लीडरशिप के सिद्धांत सिर्फ किसी मैनेजमेंट स्कूल की किताबों तक ही सीमित नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं। वो पहाड़ों के संघर्ष से भी आ सकते हैं और किसी मठ के कठोर अनुशासन से भी। प्रशासनिक रूपांतरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल की बात बहुत ही डिटेल में करती हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल गूंज रहा है। कौन सा सवाल? देखिए, हमने त्याग और जिम्मेदारी की बात की। इतिहास हमेशा नेताओं को उनके छोड़े गए विजन और उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम के आधार पर जज करता है। हाँ, इतिहास का नजरिया अलग होता है। तो जब एक ऐसा नेता जिसने आध्यात्मिक रूप से दुनिया की मोह माया को पीछे छोड़ दिया हो, वो अचानक से देश के सबसे शोर शराबे वाले, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ताकतवर राजनीतिक ढांचे के एकदम बीचों बीच आके खड़ा हो जाए और कड़े फैसले लेने लगे, हाँ, तो भविष्य का इतिहास उसे कैसे देखेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इतिहास उसे एक त्यागी सन्यासी के रूप में याद रखेगा, या फिर एक कठोर और परिणाम देने वाले प्रशासक के रूप में, या फिर इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वही उनकी असली पहचान बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका अंतिम जवाब तो सिर्फ और सिर्फ समय के ही पास है। लेकिन किताबों में जो तथ्य और घटनाक्रम दिए गए हैं वो निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने इन दोनों भूमिकाओं को एक दूसरे से अलग नहीं रखा। अच्छा, बल्कि एक साथ मिलाकर देखा। हाँ, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में इस्तेमाल किया। सन्यास ने उन्हें वो डिटैचमेंट या कह सकते हैं वैराग्य दिया, और प्रशासन ने उन्हें वो जमीन दी जहां वो बिना किसी स्वार्थ के बड़े बदलाव ला सके। क्या बात है! ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हम सबके दिमाग में लंबे समय तक बना रहेगा। मुझे भी यही लगता है। वो हिमालय की शांति और वो लखनऊ के सत्ता के गलियारों का कोलाहल, हाँ, एक ही व्यक्ति के भीतर इन दोनों का ये फ्यूजन कैसे काम करता है, ये समझने का सफर बहुत ही शानदार रहा। सच में बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए और हर कहानी के पीछे के असली क्यों और कैसे को खोजना जारी रखना चाहिए।